Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Saad Beg and I'm your biology mentor. We are going to start chapter prokaryote which are included in your PMC syllabus for NMD CAT test. In this chapter we are going to discuss about the prokaryote, discovery of prokaryotes, classification of prokaryotes, shape and structure of the prokaryotes, structure and etc. So let's we start first about the prokaryotes. Prokaryote is a Greek word. Prokaryote is a Greek word. That means pro and carrion. Pro stand for a before and carrion stand for nucleus. So the all prokaryotes mean before the nucleus. अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो before the nucleus, आपके पास यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले पाए जाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस फॉर्म नहीं हुआ, उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी आर से दैट द प्रोकैरियोट. अब जितने भी प्रोकैरियोट्स हमारे पास इस दुनिया में पाए जाते हैं, they mostly all are unicellular organism. They all are the unicellular organism having structure that lack of membrane bonded organelle. यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज से क्या है? लेस है, यानी उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते. एग्जांपल के तौर पे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER in short, and other ऑर्गेनेलीज. ठीक है, यानी ऐसे वो स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो वो इस तरह के सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाए जाते. प्रोकैरियोटिक सेल होता किस तरीके का है? एक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक जर्नल डायग्राम बना लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर एक कैसा होता है. तो अगर मैं बात करता हूं, आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है और यहां पर आपके पास हमें पता है ये उसकी क्या है? दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है. आपने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेल का फर्स्ट ईयर के अंदर, वहां पे आपने डिस्कस किया होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में. और यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल. यानी एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास क्या है? DNA ऑफ द सेल. और ये क्या है? अनऑर्गेनाइज है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये क्या है? अनऑर्गेनाइज, अनडिफाइंड है. इस तरह का जो सेल होता है, दैट सेल विल बी नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल. यानी एक ऐसा सेल जिसमें जो DNA है वो अनडिफाइंड हो, अनअरेंज हो, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग ना हो, नो प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कोई भी ना हो. तो इस तरह का जो आपके पास सेल होता है, ये आपके पास क्या कहलाता है? प्रोकैरियोट कहलाता है. इस तरह का जो सेल होता है वो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. इसके अंदर एक तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं. राइबोसोम आपके पास यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है.
इसके राइबोसोम्स और उनके राइबोसोम्स में, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी टैक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स देख लेते हैं एज अ किंगडम। यानी अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोजीशन देख लेते हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की इन अ किंगडम्स। तो अगर हम बात करते हैं एज अ किंगडम प्रोकैरियोट्स, अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक पोजीशन की, प्रोकैरियोट्स एज अ किंगडम। अब यहां पर एज अ किंगडम से क्या मुराद है? अगर हम बात करते हैं किंगडम, हमें पता है, हमने क्लासिफिकेशन करे हुए हैं ऑर्गेनिज्म्स को, हमने पढ़ी है कि एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है आपके पास किंगडम्स के अंदर। आपके पास कितने किंगडम होते हैं? 5 किंगडम सिस्टम आपने पढ़ा है। लेकिन हमने ये बात भी साथ साथ पढ़ी है कि पहले 2 किंगडम सिस्टम था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, एंड देन 5 हुआ। तो इसको हम देखते हैं कि पहले प्रोकैरियोट्स को कहां रखा गया था, उसके बाद कहां रखा गया और उसके बाद कहां रखा गया। तो जैसे कि अगर हमें पता है, सबसे पहले आपके पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम बनाए गए थे। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम या क्लासिफिकेशन, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स थे उनको प्लेस किया गया था, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लेस इन किंगडम प्लांटाई। किसमें इंक्लूड कर दिया गया था? किंगडम प्लांटाई के अंदर इंक्लूड किया गया था। लेकिन उसके बाद आपके पास 1861 के अंदर, इन 1861 एक साइंटिस्ट आए, जॉन हॉग नाम था जिनका। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक वर्ड प्रपोज करवाया, एंड दैट वर्ड विल बी, वर्ड जो था उससे हम कहते हैं प्रोटिस्टा। दैट वर्ड विल बी नोन एज प्रोटिस्टा फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म्स थे जो यूनिसेलुलर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे उनके लिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, एंड दैट वर्ड विल बी अ प्रोटिस्टा। ठीक है, यानी अब आपके पास जो किंगडम बन गए वो कितने हो गए? 3। ठीक है, कौन कौन से? किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, कुछ अरसे बाद, या अगर हम बात करते हैं 1866 की, 1866 के अंदर आपके पास एक साइंटिस्ट आए अगेन, हेल्केन। अगर हम बात करते हैं एस्टन हेल्केन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और चीज करी। इन्होंने क्या किया? ग्रुप बनाया, एक मैड मोनेरा। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा मोनेरा। ठीक है, किसके अंदर? विद इन किंगडम प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको एक जनरल एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे, पहले आपके पास एक किंगडम था, ये आपके पास एक किंगडम है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास प्लांटाई भी हैं, प्लांट्स भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये प्लांट है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये वो हैं। मैं कुछ कर्व बना रहा हूं और कुछ डॉट्स लगा रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसा। अब इन्होंने क्या किया? जब ये आपके पास क्या था? ये 2 किंगडम सिस्टम में थे। ठीक है, उसके बाद अब जॉन हॉग आए। जॉन हॉग ने क्या किया? इनको अलग कर दिया। किनको अलग कर दिया? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे
यानी एग्जांपल के तौर पे ये वाले और इनका एक अलग ग्रुप बना दिया और उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। कितने हो गए आपके पास, ये 2 ग्रुप्स और हो गए। उसके बाद हेल्कन आए 1866 के अंदर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके अंदर जो राउंड हैं उनको अलग कर दिया। यानी एग्जांपल के तौर पे ये कुछ ऐसे प्रोटिस्टा कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो राउंड थे, इनका एक अलग ग्रुप बना दिया और इन जो कर्व में नजर आ रहे हैं इनको एक अलग ग्रुप के अंदर रख दिया, ठीक है। ये प्रोटिस्टा है, ये मोनेरा है, ठीक है। यानी एक अलग ग्रुप बनाया और उनको क्या नाम दे दिया, मोनेरा का नाम दे दिया, ठीक है। किंग मोनेरा इज आल्सो नोन एज प्रोकैरियोटा, लेटेस्ट वर्ड जो है प्रोकैरियोटाए कहते हैं मोनेरा को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास एक साइंटिस्ट आए 1938 के अंदर। कब आए, 1938 के अंदर। दैट नेम विल बी कॉपलैंड, ठीक है। एक साइंटिस्ट आए 1938 के अंदर एंड दैट नेम विल बी कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या किया, कॉपलैंड ने ये किया कि ये जो मोनेरा आपके पास हैकल ने क्या किया था, जो ग्रुप बनाया था मोनेरा, इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। किससे, फ्रॉम प्रोटिस्टा। तो आपके पास यहां पर कितने किंगडम बन हो गए, यहां आपके पास 4 किंगडम सिस्टम हो गए। कैसे, एग्जांपल अब देखें, पहले क्या था, एनिमेलिया एंड प्लांटाए, फिर आया प्रोटिस्टा, कितने हो गए थे, 3। अब उसके बाद इन्होंने जब मोनेरा का ग्रुप अलग कर दिया और प्रोटिस्टा को अलग कर दिया तो कितने हो गए, 4, ठीक है। यानी 1938 के अंदर कॉन्सेप्ट आया था 4 किंगडम सिस्टम का। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, उसके बाद 1938 के बाद वर्क चलता रहा और कौन आए, रॉबर्ट विटीकर आए। रॉबर्ट विटीकर का क्या काम हुआ था, ये बात आप भी जानते हैं, हमने पढ़ी भी है। ये इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट विटीकर ने आफ्टर 98 सन, मुझे याद नहीं है इस वक्त, उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई या 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब इन्होंने, जो रॉबर्ट विटीकर ने जो क्लासिफिकेशन करी, वो करी ऑन द बेस ऑफ दी, बेस करी किसको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को बेस करी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिज्म की डिस्टिंग यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड उसके अलावा अदर फंक्शन के बेस पे इन्होंने डिस्टिंग्विश करी, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया। किसने मॉडिफाई किया था, मार्गलेट्स एंड श्वार्ट्ज ने इस 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया था। और इनके जो सिस्टम थे, यानी इनके जो आपके पास किंगडम थे, वो 5 किंगडम थे। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये आपके पास जो 4 किंगडम थे ये अलग थे एज कंपेयर टू मोनेरा, क्योंकि मोनेरा का जो न्यूक्लियस यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे मोनेरा के अंदर जो क्या थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, वो आपके पास यूकैरियोटिक थे, ठीक है, यूकैरियोटिक थे। ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट स्टडीज की, यानी मॉडर्न स्टडीज की, तो मॉडर्न स्टडीज के अंदर आपके पास क्लासिफिकेशन जो देखी जाती है या पोजीशन ऑफ टैक्सोनॉमी देखी जाती है, वो एज अ डोमेन देखी जाती है। अब सर ये डोमेन क्या होता है, डोमेन का वर्ड तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, उनको हम यानी साइंटिस्ट ने 3 बड़े डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी अरेंज किया हुआ है। किसमें, 3 बड़े डोमेन्स के अंदर क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। अब वो डोमेन्स कौन कौन से हैं, और प्रोकैरियोट का यानी टैक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज अ डोमेन वो क्या है, उसकी स्टडी कर लेते हैं।
उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एज अ डोमेन प्रोकैरियोट्स क्या हैं, तो आपके पास टोटल डोमेन्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल डोमेन्स कितने हैं। तो आपके पास टोटल डोमेन्स कितने हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास टोटल 3 बड़े डोमेन्स हैं। कितने? 3। कौन कौन से? अगर हम बात करते हैं, एक को हम कहते हैं यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास कहलाता है आर्शिया, आप हम उसको कहते हैं आर्शिया। सेकंड हमारे पास जो है वो यू बैक्टीरिया है, या सिंपल हम उसको बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है? यू बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? यूकैरिया है। ठीक है, आर्शिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है और यूकैरिया क्या है। अगर हम बात करते हैं आर्शिया और बैक्टीरिया की, अगर हम बात करते हैं तो ये 2 वो डोमेन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, प्रोकैरियोटिक लाइफ कंसिस्ट ऑन टू सेपरेट डोमेन, यानी जो आपकी प्रोकैरियोटिक लाइफ है वो 2 डोमेन्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी एक आपके पास यूकैरियोट है, एक आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं, और उन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में जो आपके पास 2 मेन डोमेन्स हैं वो किसके हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हैं। यानी क्लासिफिकेशन में 2 डोमेन्स जो हैं वो प्रोकैरियोट हैं और एक डोमेन जो है वो यूकैरियोट्स का है। आपके पास हमने 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक अगर हम बात करते हैं, जो आपके पास फंजाई, प्लांटाई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया है वो यूकैरिया के अंदर शामिल है। हमारा जो चैप्टर है वो यूकैरिया के मुताबिक नहीं होगा, वो हमारा प्रोकैरियोट्स के मुताबिक है। तो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे आर्शिया और बैक्टीरिया का। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, 2 बैक्टीरिया हैं। अगर हम बात करें, एक आपके पास क्या है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया, और आपके पास दूसरा जो है वो क्या है? आर्शिया। अच्छा जी, अब आर्शिया का एक और नाम भी है, दैट इज आल्सो नोन एज आर्शियोबैक्टीरिया, आल्सो नोन एज आर्शियोबैक्टीरिया। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, तो इसको हम आल्सो नोन एज यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। अच्छा, आर्शियोबैक्टीरिया क्या है और यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया और आर्शियोबैक्टीरिया इज नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया, इट विल बी अ इंसेक्टिंग बैक्टीरिया। एक्सेंटेंट यानी ये बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। कितने साल इनकी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, इनकी अगर हम फाइलेटिक देखते हैं, यानी अगर हम इनकी एवोल्यूशन देखें, तो ये आपके पास ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। और इनकी जो आपके पास अगर हम देखते हैं एवोल्यूटरी, तो आपके पास 3 to 5 बिलियन ईयर अगो, यानी आपके पास 3 से 5 बिलियन साल पुरानी हैं। ठीक है, अच्छा जी, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि आपके पास जो यू बैक्टीरिया हैं वो इवॉल्व हुए हैं आर्शियोबैक्टीरिया से। ठीक है, यानी आर्शियोबैक्टीरिया से क्या बने हैं? यू बैक्टीरिया बने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हमारे पास क्या है? आर्शियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया
को हमने प्रोकैरियोट का नाम क्यों दिया? अगर प्रोकैरियोट हैं, ठीक है, दोनों प्रोकैरियोट हैं, तो इनको अलग अलग डोमेन में क्यों रखा? इस काफ़ी सारे सवाल हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। यानी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास क्या है, कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्शिया या आर्शियोबैक्टीरिया, या और इसके अलावा हम बात करेंगे टाइप ऑफ यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया और शेप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।